भारत और दक्षिण एशिया के संबंधों के बारे में कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। दक्षिण एशिया का हम जब विचार करते हैं तो उसमें 8 देश तो निश्चित रूप से शामिल होते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, अफगानिस्तान भी है। ये तो सारे देश साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन में आते हैं। लेकिन क्या इसमें हम म्यांमार को भी ला सकते हैं? क्या चाइना का भी उसमें समावेश हो सकता है? क्योंकि चाइना पाकिस्तान की वजह से कश्मीर में थोड़ा थोड़ा आ गया है। उसी तरह से मैं समझता हूँ कि अगर ये पूरा एरिया की तरफ हम लोग ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट एरिया है और भारत तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। के.एम. पनिकर कहते थे कि इट्स अ कैसल सराउंडेड बाय द सीज एंड कैप्ड बाय द हिमालयस। यानी एक जैसे पैलेस है जो तीनों तरफ से समुंदर है उसके यहाँ और एक तरफ हिमालय है, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है भारत के पास भी। और ऐसी जगह सहयोग कैसा किया जा सकता है? आजकल अगर उनका व्यापार भी आप देखोगे तो 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, इंट्रा साउथ एशियन ट्रेड इसको कहा जाए। दूसरी बात है कि आपस में इनके इतने विवाद है सभी देशों के कि जिस तरह से सहयोग करना चाहिए उस तरह से हो नहीं रहा है। और उसका कारण एक ही है कि पाकिस्तान और भारत के संबंध हमेशा बिगड़े हुए नज़र आते हैं आपको। थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रयास करके अच्छे किए हैं, लेकिन कभी अच्छे हुए नहीं। पाकिस्तान और भारत में 3 युद्ध हो चुके हैं और छोटे छोटे सियाचिन ग्लेशियर या कारगिल की वार हुई थी। तो इस तरह से 1947, 1965, 1971 इस तरह से युद्ध और कारगिल में वॉर हुई, उसके पहले सियाचिन ग्लेशियर में वॉर हुई। तो इसकी वजह से या उनके तनाव की वजह से कभी सहयोग जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। अब हम अगर दक्षिण एशिया की तरफ देखें तो उसके मूल स्वरूप उसका क्या है, उसको कैसे कहा जा सकता है? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि जिसका भारत केंद्र हो वो सारा दक्षिण एशिया है। भारत केंद्र इसलिए है कि भारत और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आपको मिलेगी। जैसे भारत और श्रीलंका में बुद्धिज़्म कॉमन है, तमिलियन पॉपुलेशन कॉमन है। यहाँ तो तमिलनाडु का स्टेट है हिंदुस्तान में पूरा। या मालदीव्स में इस्लाम और भारत में इस्लाम है। उसी तरह पाकिस्तान में पंजाबी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, वहाँ इस्लाम है, भारत में भी ये सारा है। बांग्लादेश में बांग्ला बोली जाती है, इस्लाम है, भारत में भी है। नेपाल तो एक हिंदू किंगडम है, भारत तो मेजॉरिटी हिंदू लोगों का है। भूटान जो है वो बुद्धिस्ट लोगों का है, भारत में बुद्धिज़्म है। तो सिविलाइजेशनल रूप पे देखा जाए तो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस सिमिलैरिटीज़ भारत में और सारे देशों में है। लेकिन मालदीव्स में और अफगानिस्तान में ऐसी कोई सिमिलैरिटी आपको नज़र नहीं आएगी। भारत और अफगानिस्तान में इस्लाम का कॉमन है। या पाकिस्तान में और श्रीलंका में इतनी सिमिलैरिटीज आपको नहीं नज़र आएगी। उसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि भारत एक रीजनल महासत्ता ज़रूर है। यानी भारत के पास जो है वो किसी उसके पड़ोसी के पास है नहीं। जैसे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा साइज़, सबसे ज़्यादा साइज़ तो भारत का ही है साउथ एशिया में। पॉपुलेशन है बहुत बड़ी, ट्रेंड मैन पावर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद मैं समझूंगा कि लीडरशिप अच्छी रही है भारत की, इसलिए सब स्टेबल रहा है भारत गवर्नेंस के मामले में। और उसके अलावा यहाँ जनतंत्र एक एस्टैब्लिश हो चुका है बहुत सालों से। 75 साल अगर देखोगे तो जनतंत्र चल रहा है अच्छी तरह से 70-75 सालों के इतिहास में। और हम लोग तो आज़ादी के 75वां साल मनाने जा रहे हैं अब तो। और इसके बाद ये भी कह सकते हैं कि भारत का जो महासत्ता का स्वरूप पड़ोसियों ने देखा है। 1971 में जब बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम चालू था तो भारत ने ही उसको आज़ाद करने में मदद की थी। 1988 में मालदीव में भारत का सैन्य पहुंच गया था और 1987 से 90 तक श्रीलंका में भारतीय सैन्य ने काम किया कि कुछ
सरकार का, श्रीलंकन सरकार की मदद की और तमिलियन टाइगर्स को सप्रेस करने का प्रयास किया। वो कैसी पॉलिसी थी या उसमें गलतियाँ क्या थी, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत एक महासत्ता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम की तरफ देखोगे तो किस तरह से देखा जा सकता है। देखिए श्रीलंका, जहाँ बुद्धिस्ट भी लोग हैं मेजॉरिटी में, और वहाँ तमिलियंस भी है, और तमिलियंस को वहाँ के न्याय नहीं मिल रहा है, उनको हमेशा उपेक्षित किया जा रहा था। तो उन्होंने अपने लिए लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलान का एक उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वहाँ से वो संघर्ष करना शुरू कर दिए। तो उसमें क्या हुआ कि तमिलनाडु में तमिलियंस आने लगे, क्योंकि श्रीलंका जब LTTE के रिवोल्ट को सप्रेस करने लगी तो वहाँ आने लगे। हालांकि हिंदुस्तान और श्रीलंका में ट्रेड, कॉमर्स और इस तरह के काफ़ी बिजनेस लिंक्स भी है, फिर भी श्रीलंका एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड देश है, जहाँ पॉक स्टेट है, त्रिकोणमाली पोर्ट है, और आजकल तो देखा जाए आज के हिसाब से तो वहाँ हम्बोल्टाटा पोर्ट भी है, जहाँ चाइना बना रहा है उसको, और चाइना एक श्रीलंका का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उनका चल रहा है उसमें हिस्सा बनने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि श्रीलंका एक अहम देश है, लेकिन भारत का वहाँ जाना 1987 में 90 तक कुछ बैठना सैन्य लेके, वो सब महंगा पड़ गया था एक ज़माने में, क्योंकि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होते इसके मिलिट्री सॉल्यूशंस नहीं होते। फिर भी एक ज़रूर कहना चाहिए कि भारत का और श्रीलंका का संबंध अब अच्छा है, और वो अच्छा होने की उम्मीद है। तमिलियन प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। नेपाल में लेकिन कभी कभी जब भारत में न्यूज़ आती है कि तमिलियंस को श्रीलंका में सप्रेस किया जाता है, तो तमिलनाडु स्टेट के नेता जो होते, चाहे वो करुणानिधि हो, चाहे वो जयललिता हो, उन्होंने हमेशा ह्यूमन राइट वायलेशन पर आवाज़ उठाया है। भारत सरकार को भी उस पर कुछ न भूमिका अपनी अदा करनी पड़ी है। तो ये टेंशन हमेशा रहा है। जहाँ तक नेपाल का सवाल है, यहाँ के लोग जो गोरखा लोग जो है, गोरखा, वो भारत में स्थायी हुए हैं यहाँ काफ़ी दिनों से, और सुभाष घाई के लीडरशिप में एक गोरखा लैंड वो लोग चाहते दार्जिलिंग के पास, तो वो एक उनकी डिमांड है। भारत के लोग भी नेपाल में सेटल्ड हुए कितने सालों से। भारत और नेपाल की पीस ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 से है। तो उसमें एक बात कहनी पड़ेगी कि नेपाल एक ऐसा देश है जो भारत पर हमेशा निर्भर रहता है, डिपेंडेंट रहता है। वो लैंडलॉक्ड देश है। और एक ऐसा उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि जब चाइना ने नेपाल को आर्म्स सप्लाई देना शुरू कर दिया, हथियार देना शुरू कर दिए, तब भारत ने नेपाल को सफोकेट किया था, ट्रेड और ट्रांजिट ट्रीटी एब्रोगेट की थी वर्चुअली। और नेपाल भारत पर डिपेंड करता है ट्रेड और ट्रांजिट के लिए, क्योंकि उसको कोई समुंदर को तरफ जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरी भी एक बात है नेपाल के संदर्भ में कि वो चाइना की तरफ टिल्ट होता है तो भारत और नेपाल के संबंध खराब हो जाते हैं। महादेशी लोगों का भी प्रश्न आया था 2015 में, जब महादेशी लोग जो नेपाल के 17% लोग हैं, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन चाहते थे प्रोपोर्शनल रूप में। वो लोग ये भी चाहते थे कि फेडरल अरेंजमेंट्स हो जहाँ उनको कुछ पावर डिवॉल्व की जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम अच्छी तरह से सॉल्व नहीं हो पाया। भारत ने महादेशी को इनडायरेक्टली बैक किया, ऐसा रिपोर्ट हुआ था सभी जगह। लेकिन फिर भी इस तरह के टेंशन कि बिहार में भी महादेशी लोग हैं, नेपाल में भी है, तो इस तरह से टेंशन एथनिक नेशनैलिटीज़ की वजह से, चाहे वो नेपाल को भारत में संबंध उनका ख़राब करने में उसका ये होता है, परिणाम होता है। बांग्लादेश में से चाकमा रेफ्यूजीज भारत में आए हुए, और उसके अलावा 1971 का जो युद्ध हुआ उसके बाद बांग्लादेश से आसाम और त्रिपुरा 2 राज्यों में बहुत सारे बांग्लादेशी लोग आए। इतने सारे माइग्रेंट आ गए कि उन राज्यों की एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी अस्मिता ही वो खो चुके। ऐसा कभी हुआ नहीं था। और आज ये प्रश्न बहुत ज्वलंत होने लगा है। हालांकि बांग्लादेशी न्यू दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, अन्य देशों के अन्य पार्ट्स में भी है। और जितना डेमोग्राफिक प्रेशर आता है या जितने जॉब लेने की इच्छा लोगों को होती है, तो इस तरह से लोग आएंगे भी। लेकिन अब सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया है, तो उसकी वजह से कुछ तो परिणाम उसके हो गए ही आगे, और कैसे हो गए, क्या हो गए, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हालांकि ये बात ज़रूर है
कि बांग्लादेशी लोग और उनका यहाँ आना और इतनी संख्या में आना एक प्रश्न भारत के सामने बन चुका है। भूटान जहाँ तक सवाल है, कभी उसके प्रॉब्लम उस तरह से एथनिक ओरिजिन की वजह से या एथनिक नेशनलिटी की वजह से नहीं आए। भारत ने उसको हमेशा प्रोटेक्शन दिया, लेकिन कभी कभी भूटान यहाँ की सेसेशनिस्ट मूवमेंट हो, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो, उल्फा जैसी, उनको मदद करने में थोड़ा सा उसने उसकी वजह से हाथ वहाँ के बेस से हुआ था, ऐसा रिपोर्ट आता था। हम ये उसको अच्छी तरह से कह नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान मैं समझता हूँ यानी कभी संबंध भारत के उसके साथ अच्छे नहीं रहे। आगरा समिट भी हुआ था एक बार, लाहौर समिट हुआ था 1999 में, वाजपेयी साहब थे तब, और दिल्ली लाहौर बसेस भी शुरू हुई थी, फिर भी संबंध अच्छे नहीं हुए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अलग अलग बुनियादों पर खड़े हैं। पाकिस्तान एक इंडो इस्लामिक स्टेट है और वो रिलीजन के बेसिस पे बनाया गया, और दो हिस्से पाकिस्तान में जो थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, उनमें 1200 माइल का अंतर था। पाकिस्तान भी एक और समस्या से बंधा हुआ है। भारत की उनके मन में काफ़ी पीड़ा है, और एंटी इंडियनिज्म उनका हमेशा एक प्लैंक रहा है फॉरेन पॉलिसी का। यानी उनको हमेशा लगता है कि हिंदुस्तान उनको नेस्त नाबूद करेगा, और इसी वजह से पाकिस्तान हमेशा डरा हुआ, कभी मुस्लिम देशों से वो अलाय करता है, कभी कभी अमेरिका की मदद मांगता है, इस तरह से हमेशा होता गया। उनमें से अहम प्रॉब्लम भारत और पाकिस्तान का रहा है कश्मीर, और कश्मीर प्रॉब्लम हमेशा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। पहले तो इंटरनेशनलाइज हुआ कश्मीर इशू जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में, लेकिन जब 1953 में पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी, जब पाकिस्तान अमेरिका के साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया, तो नेहरू जी ने कहा कि कोल्ड वॉर भारत के डोर स्टेप पे लाया है पाकिस्तान, और उसके बाद कभी रेफरेंडम की गुंजाइश नहीं रही। हालांकि सोवियत रशिया ने हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो इस्तेमाल किया, और कश्मीर पे कभी रेफरेंडम नहीं हुआ। लेकिन कश्मीर का प्रॉब्लम 1990 के बाद और ज़्यादा खतरनाक होने लगा। वहाँ जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हो गई, वो नेशनलिस्ट थी पहले, लेकिन उसका रैडिकल स्वरूप और रैडिकल इस्लामिक स्वरूप होता गया आगे आगे, और उसके बाद उसके लिंक्स पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ और तालिबान के साथ भी हो गए। तो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ऐसी संगठन जो है सारे जो टेररिस्ट है, जो अलकायदा से ही बाद में संबंध रखते थे अच्छी तरह से, वो सब लोग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने में लग गए। उसमें मैं समझता हूँ कि मुंबई का जो अटैक था 26/11 का 2008 में, वो लश्कर तैयबा की वजह से हो गया था। तो इस तरह के अटैक, इस तरह की ये संगठन जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा हमेशा करती रही, और पाकिस्तान ने उनके प्रति कोई कड़ा व्यवहार नहीं किया, प्यूनिटिव एक्शन उनके खिलाफ कोई नहीं ली। पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका और चाइना की मदद ली, और चाइना धीरे धीरे 1962 की वॉर होने के बाद चाइना पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त बनने लगा। पहले चाइना ने उसको आर्म सप्लाई दिया, उसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, उसके बाद एक कश्मीर का हिस्सा जो पहले ही 63 में चाइना ने ऑक्यूपाई किया था, उसके साथ साथ एक पाकिस्तानी ऑक्यूपायर के थ्रू चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अपना निकालना चाहता था, उसको भारत ने सख्त विरोध किया। तो अगर पाकिस्तान चाइना अमेरिका से कुछ दोस्ती करके अपना स्वार्थ साधना चाहता था, तो भारत ने भी सोवियत रशिया को अपना लिया था। लेकिन अभी भी वो भारत और पाकिस्तान के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हुए। पाकिस्तान में कश्मीर में सेल्फ डिटर्मिनेशन या कहीं रेफरेंडम करने के चक्कर में भारत पड़े तो महंगा हो सकता है, क्योंकि कल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी वही मांगेंगे हक, या कहीं पंजाब भी मांग सकते। तो भारत के अस्मिता के साथ वो जुड़ा हुआ कश्मीर है, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, उसको छोड़ना भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा। कश्मीर की जो जनसंख्या है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। यानी ऐसा है, वहाँ की डोगरा लोग हैं वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, पहाड़ी लोग हिंदू है, मुसलमान है, लद्दाखी लोगों में बुद्धिज़्म है, उनमें रिलीजन की विविधता ज़रूर है एक तरह की, और गुजर अकेले सारे मुसलमान हैं। ये हमें बात याद में हमें इसका विचार करना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ
कि आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट किया गया है अब नए कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, तो इसलिए कश्मीर की जो ऑटोनॉमी थी वो अब कश्मीर खो चुका है। लेकिन आज भी कश्मीर भारत के लिए हमेशा जैसे था वैसे ही है, वो एक अहम हिस्सा है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन कश्मीर का आप भूल नहीं सकते। 5 रिवर सिस्टम्स है वो सारी, कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और एग्रेरियन इकोनॉमीज तो पंजाब की इन्हीं रिवर्स पे चलती है। उसके अलावा आप देखोगे तो पश्चिम एशिया या साउथ वेस्ट एशिया कहीं जिसको, और सेंट्रल एशिया से कनेक्शन या लिंक चाहिए तो पाकिस्तान कश्मीर के द्वारा ही वो हो सकता है। हालांकि भारत और पाकिस्तान अपने आपस के संबंध अगर सुधारे तो बहुत कुछ हो सकता है जो हमने नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधर गए तो भारत पश्चिम एशियाई और मध्य एशियाई देशों के साथ दोस्ती कर सकता है। जो मध्य एशियाई देश जो गैस और ऑयल में समृद्ध है, वहाँ से वो एनर्जी ला सकता है। भारत को एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। और बात जो मैं कहना चाहता हूँ इसके बारे में वो ये है कि पाकिस्तान सहयोग न करे, फिर भारत ने चाहबार पोर्ट बना दिया है, और चाहबार पोर्ट से ईरान से भारत अफ़गानिस्तान पहुंच रहा है, और अफ़गानिस्तान और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत के इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में बहुत अच्छे हुए हैं। वहाँ काबुल की पार्लियामेंट वो भारत ही बना रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अफ़गानिस्तान के भारत सपोर्ट उनको कर रहा है। भारत टेक्नोलॉजी उनको दे रहा है। नई नई कंपनियां भारत या अफ़गानिस्तान में गई है। मिनरल्स भी वहाँ है, इसलिए भारत की कंपनियां जाने के लिए उत्सुक है। तो ऐसा है कि उसके बावजूद भी, पाकिस्तान के हिस्से के बावजूद और अफ़गानिस्तान के लिए बाधा बनने का होने के कारण भी एक रास्ता अफ़गानिस्तान की तरफ जाने का भारत ने अपने आप को निकाला है। और चाइना और पाकिस्तान के कोऑपरेशन को ध्यान देते हुए भारत फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन और एक मुद्दा जो मैं कहना चाहता हूँ वो है बांग्लादेश के संदर्भ में, कि जहाँ बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो इट इज़ सराउंडेड बाय सीज ऑन द 3 साइड्स। तो सारे 3 साइड्स में अगर जिसके ओशन हो और बाउंड्री हो, तो बांग्लादेश और भारत की मैरीटाइम बाउंड्री में भी प्रॉब्लम थे और लैंड फ्रंटियर भी प्रॉब्लम थे, और वो प्रॉब्लम जैसे कि वैसे रह गए। यानी बाउंड्री जो बनाई गई थी स्वतंत्र हिंदुस्तान की, वो बांग्लादेश की जो बाउंड्री थी वो मार्केट से, घरों से, देहातों से निकलती थी। और वहाँ 3 बीघा था, वहाँ तो 50,000 हिंदू एक जगह थे जो बांग्लादेश में थे। तो सबके प्रॉब्लम सॉल्व करना एक बहुत समस्या बड़ी भारत के सामने थी, और भारत ने वो समस्या का हल किया। हालांकि अभी भी मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। गंगा वाटर कैसे शेयर करेंगे, इस पर भारत और बांग्लादेश एकमत उनका हो गया है, लेकिन तीस्ता वाटर कैसे सेटल करेंगे इस पर एकमत नहीं हुआ है। हालांकि इस पर चर्चा बहुत चल रही है, और कब और कैसे वो हो सकता है इस पर भी बहस हो रही है। लेकिन भारत बांग्लादेश पर अनेक तरह से निर्भर है, मैं समझता हूँ। जैसे ट्रांजिट फैसिलिटी जो है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भारत का जो सारा है, बांग्लादेश के वहाँ ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ चिकन स्नैक है, और भारत को तो बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे ही रखने हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भारत को प्रोटेक्ट करना है, तो उनके साथ संबंध अच्छे रखना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इसमें मैं यहाँ गुजराल डॉक्ट्रिन का भी एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। गुजराल डॉक्ट्रिन जो आई 90 के दशक में, जब गुजराल खुद विदेश मंत्री थे, और उन्होंने ये सोचा कि भारत और उसके पड़ोसी देश है, उसमें कोई रेसिप्रोसिटी नहीं होनी चाहिए। यानी भारत इतना समृद्ध है, भारत इतना सत्तावान देश है कि वो कुछ कुछ कंसेशंस अपने पड़ोस के देशों को दे सकता है, चाहे वो व्यापार के संबंध में कंसेशन हो, चाहे वो उनको बाजार पेठ देने के लिए या मार्केट देने के लिए कंसेशन हो, चाहे वो उनको शिक्षा प्रदान देने के लिए कंसेशन हो। तो गुजराल ने गुजराल डॉक्ट्रिन लेके एक सहयोग बढ़ाने का प्रयास और सहयोग बढ़ाने की हिम्मत दिखाई। ये हमें इसकी दाद देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा है कि सहयोग भी करना है आपस में, दो भारत और बांग्लादेश को या पाकिस्तान को या सारे दक्षिण एशियाई मुल्कों को, तो करने के लिए इश्यूज़ काफ़ी है, और उसका हमें ध्यान देना चाहिए उस पर।
चाहे वो सुनामी जैसी आपत्ति हो, चाहे वो कोविड जैसी आपत्ति हो। आज कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया त्रस्त है, और दुनिया त्रस्त है तो भारत के पास वैक्सीन है। एक वैक्सीन डिप्लोमेसी की हैसियत से भारत उनको सर्व कर सकता है। पुराने ज़माने के जो डिसीज़ थे, जैसे HIV हो या एड्स हो, इसके लिए सहयोग किया जा सकता है, या काउंटर टेररिस्ट स्ट्रैटेजीज बना के दहशतवाद से मुकाबले करने के लिए सारे देश इकट्ठा हो सकते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश हो टेररिस्ट का हब्स है, लेकिन श्रीलंका ने उसको टेररिज्म का सफ़र किया है, या अन्य देशों में भी उसका प्रॉब्लम टेररिस्ट का होता जा रहा है। तो इसको कैसे सुलझा जाए? टेररिज्म ही सबकी कॉमन समस्या है, चाहे शिक्षा, फाइटिंग टेरर, फाइटिंग बैकवर्डनेस, फाइटिंग पॉवर्टी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ कोऑपरेशन भी हो सकता है, लेकिन जिस मात्रा में वो कोऑपरेशन होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके सामने। अब क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका कारण एक ही है कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स है, और उनमें आपस में तालमेल बिल्कुल नहीं है। हालांकि कोऑपरेशन बनाने के लिए साउथ एशिया यूनिवर्सिटी जैसे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बनाई गई, जहाँ सारे साउथ एशिया से स्टूडेंट आना शुरू हो गया। आपस में स्टूडेंट मिले जुले, आपस एक दूसरे का कल्चर समझे, एक दूसरे से समझौता करें, दोस्ती करें, और दोस्ती के बाद भारत के बाहर जाके फिर अच्छे मैसेज एक दूसरे के देशों के बारे में दे। यही उसके पीछे संकल्पना थी, और इस तरह से वो बनाया गया, उस तरह से वो काम कर रहा है। फिर भी इतना आसान नहीं है भारत और पाकिस्तान को मित्रता करना, क्योंकि कश्मीर का इशू एक थॉर्न की तरह, एक कांटे की तरह छिपता है, और वो कुछ आगे गाड़ी बढ़ती नहीं है। लेकिन भारत ने ये सब सारी स्थिति देखने के बाद दूसरे काम की तरफ और भारत बढ़ा, और उसमें मैं समझता हूँ कि भारत ने बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव लिया, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, यानी बिम्स्टेक कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन करने की भारत ने एक स्कीम बनाई। अब इसमें ऐसा है कि इन कॉम्प्लीमेंटरिटी जो जहाँ है वहाँ आप मिलके काम कर सकते हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन हो, हायर एजुकेशन हो, या चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, सभी जगह तो भारत इनके साथ मदद करके कुछ कर सकता है, और वो भारत ने करना शुरू किया। दूसरा जो रास्ता है कि जो मैं अहम समझता हूँ, और वो यह है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है भारत का, वो साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने का प्रयास तो भारत कर ही रहा है। म्यांमार से रास्ते बनाना यांगून तक, उसके बाद बैंकॉक तक, और व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से बनाना, इसमें भारत लगा हुआ ही है। तो एशियन कंट्रीज जो है वो आजकल बड़ा पावरफुल ट्रेडिंग ब्लॉक हो गई है, सारी 10 कंट्रीज जो है प्रोमिनेंट वहाँ की। और उसमें मैं समझता हूँ कि 650 मिलियन लोग वहाँ रहते हैं, और एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत को। अब उन्होंने पहले लुक ईस्ट पॉलिसी का जिक्र किया था, अब भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर रहा है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ऐसा हो सकता है कि भारत इनके साथ व्यापार बढ़ाए, इनके साथ हर तरह का सहयोग बढ़ाए, कोऑपरेशन बढ़ाए। और भारत के साथ सिंगापुर का तो सबसे अधिक ट्रेड है, वियतनाम भी एक तरह से भारत का पार्टनर है जहाँ तक ओशन या मैरीटाइम कोऑपरेशन हो। तो भारत वहाँ मौजूद तो है ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू। और उन्होंने भी, मलेशिया ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे बनाया था देश में, भारत में, या अन्य देश भी ट्रेड भारत के साथ करना चाहते हैं। भारत एक दिन शायद एशियन का मेंबर भी बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत लाभ दे सकती है। और इसके बीच में भारत ने ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अनेक देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सभी जगह की है। लेकिन भारत के सामने एक समस्या बड़ी है, और वो मैं कहूँगा कि चीन की समस्या है। चीन एक ऐसा देश है जो भारत की एक प्रतिस्पर्धी भारत का बन के उभर रहा है, और वो महासत्ता एशिया की है। और चीन को सुधारना या चीन का व्यवहार बदलना या चीन के साथ सहयोग करना कोई मामूली बात नहीं है। भारत का ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ है। चीन के साथ और भी कहा जा सकता है कि चीन ने बांग्लादेश में चिटागोंग एयरपोर्ट बनाया है, उनको सपोर्ट दिया है बनाने में। म्यांमार में सिटवे एयरपोर्ट, श्रीलंका में हम्बांटोटा एयरपोर्ट, मालदीव में भी वो एयरपोर्ट की कोशिश कर रहे हैं। तो चीन भारत के
सारे पड़ोसी देशों के साथ इतने अच्छे संबंध बना रहा है और स्ट्रैटेजिक लोकेशन जहाँ जहाँ है वहाँ अपना प्रेजेंस लगाना चाहता है, क्योंकि अगर भारत हिंदी महासागर की एक बड़ी सत्ता है तो चीन भी हिंदी महासागर और पैसिफिक महासागर में एक बड़ी सत्ता बनकर उभर आना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में, और उसका ध्यान हमें हमेशा रखना पड़ेगा। दूसरी बात चाइना के बारे में है कि उसको शह देना या इसको काउंटर करना है, तो भारत भी कुछ ऐसी योजनाएं बना रहा है जैसे जिसमें कह सकते हैं आप कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ एक क्वाड फॉर्म करके नेवल एक्सरसाइजेस करना, मलाक्का स्टेट पर अपना कुछ न हक कायम करना, या चाइना का जो एक आक्रामक पवित्रा है, आक्रामक स्टांस है, उसको रोकने की कोशिश करना, ये भारत भी कर रहा है। लेकिन हर मामले में अगर आप देखोगे तो मैं ये समझूंगा कि चाइना भी एक दक्षिण एशियाई सत्ता मानी जा सकती है जिस तरह से इसका व्यवहार वो कर रही है। उसके बाद मैं कुछ ये कहूँगा कि कोऑपरेशन करना है तो और सारी पॉसिबिलिटीज़ भी ओपन हो जाएगी, लेकिन आज अगर मुझे ये लेक्चर जो मैंने दिया वो समअप करने की ज़रूरत पड़े तो मैं कहूँगा कि भारत और साउथ एशिया के संबंध देखते वक्त हमें यही देखना है कि भारत इसका केंद्र है और केंद्र को साथ लेके सारे कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू होते या विवाद भी शुरू होते और सहयोग भी शुरू होता है, और दोनों को साथ मिला के तालमेल करके बैलेंस करके भारत को साउथ एशियन राष्ट्रों से डील करना चाहिए। धन्यवाद।